नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, प्रणाम। गुरुजी जुड़ चुके हैं, भाऊ तोरसेकर सर। और नमस्कार। पहले ही बता दूं, 8 शो आज भाऊ कर चुके हैं। मुझे बोला 30 मिनट में निपटा दो, मैं 30 मिनट में निपटाऊंगा, गुरु का आदेश है। मैं कुछ बातें कहूं, उसके बाद गुरुजी के पास चलेंगे। कर्मों का फल भगवत गीता यही कहती है, आपको इसी जन्म में मिलेगा। उद्धव, तुमने मेरा घर तोड़ा है, कंगना रनौत ने बोला था। उद्धव, तुमने मेरा घर तोड़ा है, तुम्हारा घमंड टूटेगा। बीएमसी में वही थे। उद्धव ठाकरे ने अर्नब गोस्वामी को फेक केस में अरेस्ट कराया। सचिन वाजे, परमजीत सिंह, क्या क्या हुआ वो सब हम लोग जानते हैं, वहां नहीं जाएंगे। आज बीएमसी भी हाथ से चली गई। जनता किसी को हिंदू या अपने कोर से शिफ्ट होने पर एक बार सबक सिखाती है। उद्धव ठाकरे की तीसरी गति हुई। पहले मुख्यमंत्री का पद गया, पार्टी गया, फिर विधानसभा में करारी हार हुई, और आज बची खुची जो लेगेसी थी वो बीएमसी से भी चली गई। गुरुजी जुड़ चुके हैं, मैं ज्यादा बोलूंगा आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इस जीत का एकमात्र अगर मैं किसी को श्रेय दूंगा तो देवेंद्र फडणवीस जी को। गुरुजी प्रणाम, चरण स्पर्श। आप कैसे इस जीत को देखते हैं? मैंने तो अपना दृष्टिकोण 1 मिनट 40 सेकंड में बता दिया। हमारा एनालिसिस अलग होता है जी, लेकिन लीडर वो होता है, मैं नेता उसको मानता हूं, वो विपरीत परिस्थिति में भी डटकर खड़ा रहता है, और देवेंद्र वैसा नेता बनकर उभरा है। आप समझ लो, एक बहुत पीछे जाएंगे, 26 चल रहा है, मानो 3.5 ने 3.25 साल पहले की बात है। 1 मई 2022 जी, अपोजिशन लीडर थे देवेंद्र फडणवीस। मुंबई के सोमैया ग्राउंड पर महाराष्ट्र दिन वो कर रहे थे, रैली थी, और उसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे को पब्लिकली बताया था, जाहिर तौर पर, कि ये मत भूलो कि तुम महाराष्ट्र नहीं हो, तुम मराठी मानुस नहीं हो, तुम मराठी अस्मिता नहीं हो, तुम मुंबई भी नहीं हो। एक बात नहीं बोली थी कि तुम शिवसेना भी नहीं हो। तो वो उन्होंने यो तय करके दिखाया कि एकनाथ शिंदे के हाथ में शिवसेना और चुनाव चिन्ह भी गया, और आज बाला साहब की विरासत इनके हाथ से निकल गई। 68 में जब शिवसेना ने शुरू किया था, 19 साल बाद 85 में पहली बार शिवसेना जीत गई थी, मुंबई महापालिका था, और तब से थोड़ा एक बीच में 3-4 साल का गड़बड़ हो गई थी। 92 से 95 तक 3 मेयर कांग्रेस के बने, वरना लगातार 2022 तक इनके हाथ में बीएमसी की सत्ता रही। बिल्कुल। क्या किया आपने? लोगों को वो बताना जरूरी होता है ना। मराठी मराठी मराठी, अरे लोग बोलेंगे मराठी ठीक है, तुमने हमारे लिए क्या किया? हम तुम्हारे लिए वोट देंगे, हम तुम्हारे लिए रास्ते पर लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, सर पर लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे, बदले में हमको क्या? मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, इनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन लेने के लिए हाथ खुले। सत्ता दे दो, विधानसभा दे दो, लोकसभा दे दो, कॉरपोरेशन दे दो। अरे लोग सोचने लगते, लेकिन एक फिर भी है, देखो, अस्मिता और इमोशंस काम करते। आज अगर ये बच गए, मैं एक पब्लिकली बोलता हूं आज कि मेरा अंदाजा गलत हुआ, इनकी सत्ता गई, लेकिन वो जितने गिर सकते थे उतने गिरे नहीं है, ये भी समझ लो। 50-60 के आसपास रहने चाहिए थे। ये अगर दोनों भाई मिलकर 70-75 हो रहे हैं तो मेरा अंदाज गलत निकला है, और इसका भी कारण है, ये लड़े तक नहीं, इनके लिए मराठी मीडिया लड़ रहा था। पूरे पिछले 2-3 महीने में ठाकरे ब्रांड, मराठी अस्मिता,
ये डंका कौन पीट रहा था? मराठी मीडिया। बिल्कुल, मामू मामू मामू। हाँ, तो इसलिए इतने बच्चे, समझो इन्होंने 2 महीने मेहनत की होती तो शायद ये आज भी कॉरपोरेशन जीत सकते थे। लेकिन ये हम तो कुड़ेंगे नहीं, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं, हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं, जो कुछ करना है तुम ही करो और खाना खिलाओ हमें। ये जो पॉलिटिक्स का तरीका है वो मुंबई ने रिजेक्ट किया। तुमको भी काम करना पड़ेगा, अगर तुम नहीं करोगे तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, बोल रहे हैं कि ठीक है, लेकिन एकनाथ शिंदे को भी बड़ा सक्सेस नहीं मिला है, बीजेपी को मिला है। बीजेपी जो पिछली बार 82 पर थी वो कुछ 90 के आसपास आई है, 6-7 बढ़े, लेकिन ये 84 पर थे, वहां से घटकर कुछ 60-65 पर, 64 पर वगैरह आ गए। तो इसका कारण क्या, इनको सोचना चाहिए। देखो, अकेले अगर आपने 84 सीटें जीती थी, आज राज ठाकरे को अपने साथ में ले लिया है, फिर भी आप घटे हो, तो क्यों घटे हो? लोगों ने बता दिया हम बाला साहब के लिए मानते थे। अगर तुमको अपने पिता की भी इज्जत नहीं है, जिस कारण से बाला साहब को मुंबई जानती थी, पहचानती थी, सम्मान करती थी, अगर वही लाइन आपने छोड़ दी है तो हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन मराठी मीडिया ने इनको बचाया है। जिस ढंग से मुंबई में और मराठी मीडिया में इनका नैरेटिव पुश किया गया, तो कुछ इमोशनल और सिंपैथी के कारण इतनी सीटें मिली है, वरना 45-50 के बीच नीचे अटक जाते। ठीक है, लेकिन आदत देखो कि मेहनत नहीं करनी है, मेहनत नहीं करनी। गुरुजी, मेरी 3 दिन पहले जब आपसे बात हो रही थी तो रिजल्ट तो वही आया है। ठीक है, मुंबई में कह सकते हैं इनकी सीटें अपेक्षाकृत ज्यादा आई है, पर अगर हम पूरे महाराष्ट्र, पैन महाराष्ट्र में देखें तो ना शरद यादव चले, ना चाचा भतीजा एक जगह लड़ गए वहां चले, ना कांग्रेस चली, और ना ही इनका कोर अलायंस महाविकास आघाड़ी जहां पे लड़ा वहां उद्धव ठाकरे कहीं नहीं चले। थोड़ा बहुत अगर जो चले तो ये कह सकते हैं कि पैन। तो ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ पैन महाराष्ट्र की जगह सिर्फ मुंबई तक के सीमित थे उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे को अगर मैं अक्रॉस महाराष्ट्र देख रहा हूं तो बहुत तगड़ा झटका है। और लुंगी पुंगी का विवाद, राज ठाकरे का आना क्या इनके हार का कारण बना? नहीं, मैं नहीं मानता। देखो, एक बात होती है, आप अगर रिजल्ट नहीं दोगे, आप अगर काम का आप घर के काम करने वाले नौकर को भी निकाल दोगे ना, कौन सी बड़ी बात है? अगर आपको चुना है या आपको सिलेक्ट किया है या आपको नौकरी पर रखा है, तो मालिक तो पूछेगा भाई तुम क्या काम कर रहे हो। ठीक बात। और एक बात होती है कि वही वही झांसा देकर आप बार बार लोगों को उल्लू नहीं बना सकते ना। मुंबई तोड़ी जाएगी, मुंबई तोड़े, अरे तोड़ कर क्या वेनेजुएला के पास जाकर रखेंगे? कहाँ रखेंगे मुंबई तोड़कर? और ये जब मैं स्कूली बच्चा था, 57 के चुनाव में, मैंने 10 साल की उम्र थी हमारी, लेकिन हमारी माँ वगैरह पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत काम करती थी, तो हमने देखा है, कार्यकर्ता देखा है। तो उस समय जब महाराष्ट्र नहीं बना था, उस महाराष्ट्र के आंदोलन से लेकर मुंबई तोड़ने की बात चल रही। अब 70 साल से ज्यादा हो गए और आप वही स्लोगन लेके बैठे हो, मुंबई तोड़ेंगे, मुंबई तोड़ेंगे। अरे तोड़कर निकल कहां जाएंगे? ये भी बताओ कि भाई वेनेजुएला के पास रखने वाले या ट्रम्प को बेच देने वाले, वो ट्रम्प ग्रीनलैंड के बाजू में लगा देगा मुंबई को? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो लोग देखो, 70 साल में अगर बच्चे भी बड़े होकर समझदार बन जाते हैं, तो मुंबई का वोटर भी समझदार हो जाता है कि ये चुनाव खत्म होने के बाद इनको याद भी नहीं होगा कि मुंबई तोड़ी जाएगी या क्या। ये चुनाव में बोलते हैं, तो इसका कारण है। लेकिन एक बात हो गई, महाराष्ट्र के राजनीति में बड़ा आमूलाग्र बदलाव आ रहा है। एक तो बात है कि शरद पवार मानो लुप्त हो गए, ओझल हो गए। एक तो वो चुनाव में नहीं थे। हाँ, उनकी बेटी वगैरह हमेशा झूठ मूठ बोल देती है कि नहीं नहीं नहीं, वो तो कॉरपोरेशन के चुनाव में नहीं आते। अरे जब कोरोना काल चल रहा था, उस वक्त
सोलापुर के चुनाव के लिए इन्होंने पिंपरी में मीटिंग ली थी शरद पवार ने, और जो उनका एमपी है अमोल कोले, उसने उस मीटिंग में बोला था कि इस उम्र में शरद पवार साहब को ऐसे चुनाव में नहीं लाना चाहिए, हम यंग जनरेशन को आगे आना। तो मतलब ये है कि 3 साल पहले कॉरपोरेशन के चुनाव के लिए शरद पवार मीटिंग ले रहे थे। तो ये झूठ बोलकर कितने दिन आप लोगों को उल्लू बनाओगे? इसका जवाब लोगों ने दे दिया कि मानो एक विरार वसई और परभणी लातूर ऐसे कुछ 4-5 कॉरपोरेशन आप छोड़ दो तो 20 से ज्यादा कॉरपोरेशन में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना आराम से जीत गई। 24 पूना हो, नवी मुंबई हो, ठाणा हो, वहां तो स्वीप किया है, क्लीन स्वीप किया है, नागपुर में क्लीन स्वीप किया है। तो ये समझना जरूरी होता है कि भाई मीडिया में डंका पीटने से कुछ नहीं होता मीडिया में। और दूसरी बात है, मैं मानता हूं कि बीजेपी वालों ने भी मुंबई में जितने वोटर वो निकाल सकते थे। अगर पिछली बार 55% वोटिंग हुई थी तो इस बार 3-4% कम हुआ है। अगर 55% या ऊपर चला जाता तो ये आंकड़े और गलत दूसरी तरीके से दिखाई देते। तो बात यह है कि ये चुनाव लोकसभा, विधानसभा और कॉरपोरेशन का चुनाव, बीच में नगर पालिका चुनाव हो गए, तो उसको देखते हुए मैं ये बात करूंगा कि ये शरद पवार ब्रांड या शरद पवार की राजनीति का अस्त पर्व है। अस्त पर्व। अब वो शायद अपनी पार्टी भतीजे के साथ मर्ज करे ना करे जो कुछ है, लेकिन अब उनको भी शायद पता चल गया होगा कि लोग वैसे तो बीजेपी वाले पवार की मजाक महाराष्ट्र में उड़ाते, ये 3.5 जिला के प्राइम मिनिस्टर है ऐसा बोला जाता यानी पूना, सातारा, सांगली और आधा कोल्हापुर, तो 3.5 जिला के प्राइम मिनिस्टर, ऐसा उनका मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन आज जो चुनाव के नतीजे आए देखे तो पूना में भी 3.5 ने आधे डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं बचे पवार, कहीं भी नहीं बचे। उनकी उम्र भी हो गई है, उनकी ताकत भी घट गई है, तो ये स्वाभाविक था। सही समय पर आप अगर रिटायर नहीं हो जाते, बाजू नहीं हो जाते, तो दूसरा कोई धक्का मार के आपको बावजू करेगा। और ये शब्द मेरे नहीं है, ये खुद शरद पवार के शब्द है। उन्होंने महाबलेश्वर में कुछ 4-5 साल पहले अपने ही पार्टी के युवा सम्मेलन में बोला था कि हम लोग आसानी से कुर्सी नहीं छोड़ते, यंग जनरेशन को आगे आना पड़ेगा, पार्टी पर कब्जा करना पड़ेगा, हमको निकालकर बाहर करना पड़ेगा। ये खुद शरद पवार बोले थे। तो अगर उनकी पार्टी के युवा नेता वो नहीं कर पाए तो वोटर ने कर दिया, वोटर नहीं हो गया। अब उद्धव ठाकरे के लिए सिर्फ मुंबई में उनका किला थोड़ा बचा है, पूरा तो नहीं बचा, सत्ता तो हाथ से निकल गई, लेकिन सत्ता अच्छी संख्या आई है। अगर उस पर वो फिर से अपनी जमीन खुद के पास लाना चाहते तो अच्छा है। किसी भी पार्टी को खत्म होने की जरूरत नहीं, मेहनत करो, फिर से खड़े हो जाओगे। अरे बीजेपी भी, हम अगर 40 साल पीछे गए, 84 में 84, तो दो एमपी पर सिमट गई थी ना, वहां से ऊपर आज बीजेपी यहां आई है। तो क्यों हम बोले कि भाई ये पार्टी खत्म होगी, वो पार्टी, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन मेहनत करना जरूरी होता है। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो आपको संजीवनी नहीं मिलेगी। और संजीवनी मिलने से भी फायदा क्या है? आपको अपने हाथ पैर भी हिलाने नहीं, अरे यार बहुत दर्द हो रहा है, मेरा ये पाँव उठाकर यहां रखो, ऐसा आप दूसरे को कहोगे तो आपको संजीवनी का फायदा क्या है? खाली फेफड़े चालू रहने को जिंदा रहना नहीं बोलते ना, आपको काम करना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। आपके पास पाँव होने से कुछ नहीं होता, पाँव से चलने की इच्छा होनी चाहिए, नहीं तो बैसाखी है। लेकिन बैसाखी भी हो तो भी आपको अपना पैर टांग जमीन को लगानी पड़ती है। ये लोग वो भी करना पूरी, अब देखो एक इस चुनाव में
इन्होंने सिर्फ मुंबई में एक मीटिंग ली, लेकिन इनके पत्रकार बोल रहे अरे नहीं नहीं ये तो नई स्ट्रैटेजी है, ये तो शाखा शाखा जा रहे थे। तो पिछले 6 साल 8 साल 15 साल शाखा में क्यों नहीं जा रहे थे भाई? हाँ, एक बात है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जिस ढंग से मीडिया ने हवा बनाई मुंबई और मराठी अस्मिता या ठाकरे ब्रांड, उसका फायदा उनको 20-25 सीटों पर मिला है। अभी मैं उसको अपने दृष्टिकोण में एक बात करता हूं। दर्शकों, आप लोग भाव से प्रश्न अगर पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करना शुरू कीजिए, मैं आपका कमेंट पिन करके पूछ लूंगा। बिहार की जंजी विधायक मैथिली ठाकुर इस बार महाराष्ट्र में थी और मराठी गीत गाकर के चुनाव प्रचार कर रही थी। दूसरी तरफ मुसलमान वोट लेने के लिए जितना प्रयास किया जा सका, मुसलमान इनके साथ खूब दिखा, लेकिन वोट पैन महाराष्ट्र में मुसलमानों ने नहीं किया। ये आंकड़े बता रहे हैं, ये आंकड़े कह रहे हैं कि एमआईएम पूरे महाराष्ट्र में 95 सीट, पैन महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, ओवैसी की पार्टी 95 सीट जीती। यानी जहां जिस लोकल लेवल पर लगा कि मुसलमानों को कि वो जिता सकते हैं ओवैसी को, उन्होंने उद्धव को भी वोट नहीं किया, कांग्रेस को भी वोट नहीं किया और शरद पवार को भी नहीं किया। और इस पर एक हंसी, मतलब बिना कुछ बोले किसी को अपमानित करना क्या होता है, वो नारायण राणे। और नारायण का बेटा है, नारायण का जी का बेटा है। नीतीश राणे जी हैं, नीतीश राणे। मतलब कुछ बोला नहीं है, सिर्फ हंसे हैं। तो इन तीनों चीजों को आप कैसे देख सकते हैं सर? तो एक बात आपको समझनी चाहिए कि पैन महाराष्ट्र ने पैन इंडिया मुस्लिमों का नेता बनकर ओवैसी उभर रहे हैं, क्योंकि बाकी के मुस्लिम नेता है या उनकी पार्टियां है वो मौसमी पार्टियां बन गई। चुनाव में मुस्लिम होते, ये पूरे साल में इधर उधर घूमता रहता है, जहां चुनाव है वहां जाएगा। वहां मुस्लिमों की पार्टी अपनी होनी चाहिए, तो उसकी बढ़ रही, उसकी ताकत कोई गलत नहीं है, वो बना रहे अपनी पार्टी। अभी देखो मुस्लिम लीग केरला में बची है, मुंबई में जो मुस्लिम लीग थी वो पहले समाजवादी बन गई, फिर एनसीपी बन गई, फिर कांग्रेस बन गई, पिछले बार ओवैसी की पार्टी बन गई, तो वो चलता रहता। लेकिन ये इसके पास कंसिस्टेंसी है। लेकिन उद्धव को नहीं मिला ये बोलना तुम्हारा गलत है। मुंबई में जो सीट जहां मौका मिला वहां नहीं मिला, क्या है, वो महाराष्ट्र की बात ही नहीं थी। उद्धव खुद महाराष्ट्र में नहीं गया तो उसको मुस्लिम क्यों वोट दे? उद्धव अगर मुंबई के लिए सीमित रहा है तो मुंबई में इसीलिए तो कांग्रेस ने इनसे हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि मुस्लिम वोटर कांग्रेस पर गुस्सा हो जाएगा। लेकिन एक बात होती है कि मुस्लिम पूरी मुंबई में फैला हुआ भी, एक कुछ पॉकेट उनके स्ट्रांग है, डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी होती कि यहाँ भाई इस वार्ड में कुछ 2000 है, उधर कुछ 1800 है, उधर कुछ 2500 है। ऐसे जो बहुत सारे वार्ड है वहां मुस्लिमों ने उद्धव को वोट दिया है, ये इसका परिणाम हम देख रहे। वरना कम से कम 20-25 सीटें कम हो जाती कि भाई अगर इधर बीजेपी का जीतेगा मतलब हिंदुत्व का जीतेगा, तो हम भले राज ठाकरे उसके साथ है फिर भी हम उनको उद्धव को वोट देंगे ताकि बीजेपी हार जाए। ऐसा जो स्कैटर्ड मुस्लिम वोटर है, अब देखो माहिम ले लो, तो माहिम का एक समय ऐसा था, माहिम माहिम क्रीक यानी मुंबई और सबर्ब शुरू होता है, उसका बीच का जो टुकड़ा है, वहां एक बड़ा दरगाह है, उसके इर्द गिर्द बहुत सारी मुस्लिम बस्ती है। एक समय अमीन खंडवानी नाम के वहां कॉरपोरेटर हुआ करते थे, उनके खिलाफ 73 के कॉरपोरेशन चुनाव में बाला साहब ने बवाल खड़ा कर दिया था, वो वंदे मातरम के लिए खड़े नहीं होते, तो वो जीत कर आए थे। लेकिन आज की जो
क्या बोलते हैं, रीअलाइनमेंट होती है वार्ड की, उसमें वो मुस्लिम बस्ती कम हो गई है। और इसलिए वहां का जो स्कैटर्ड मुस्लिम वोटर है वो उद्धव के साथ जाएगा। तो वो समझो 4,000 वोट मिलते तो उद्धव का कैंडिडेट जीत कर आएगा, जीत कर आएगा। तो मुस्लिम वोटर टैक्टिकली जाता है जहां उसको गारंटी है कि कोई भी पार्टी हो लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट है और मुस्लिम वोटों पर ये जीत कर आएगा, तो वो मुस्लिम कैंडिडेट किसी भी पार्टी का हो उसके पास जाएगा। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। और जगह उसको टैक्टिकल वोट बोलते हैं कि वो बीजेपी को हराने वाले किसी के भी पास जाएगा। तो ऐसा कम से कम 15 वार्ड हो गए कि जिसमें उद्धव को मुस्लिम वोट मिला है, नहीं मिला ऐसी बात नहीं है। और जहां अच्छी खासी है वहां तो कांग्रेस के साथ चले गए, इसलिए कांग्रेस की सीटें नहीं घटी है उतनी, 31 थी, उससे घटकर कुछ 25 वगैरह 23 हो गए। तो ये फर्क समझना जरूरी होता है। बाबू, अब चूंकि आप सत्ता में नहीं है तो कितना डिफिकल्ट होगा यहां से उद्धव ठाकरे को अपने कारपोरेटर्स को बचा के रखना? नहीं, कारपोरेटर की बात छोड़ो, बड़ी बात यह है, बड़ी बात यह है कि अब 3 साल कोई चुनाव नहीं है। अगर चुनाव नहीं है तो आपको पार्टी संभालनी पड़ती है, चलानी पड़ती है। और जब आप सत्ता से बाहर होते हो तो पार्टी चलाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम हमेशा आंदोलन की मोड़ में रहना पड़ता है, क्योंकि अपना अस्तित्व, अपना एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए और कोई चारा नहीं है। किसी न किसी चीज पर आपको आंदोलन करना पड़ता है, और आंदोलन में पुलिस की या कानून की मारपीट होती थी, वो सहकर भी पार्टी चलानी पड़ती है। शिवसेना वैसे तो बढ़ी है, लेकिन पिछले कुछ सालों में उद्धव ठाकरे जब से शिवसेना के सुप्रीम नेता बन गए उसके बाद शिवसेना ने आंदोलन बंद कर दिया। तो ये समझना जरूरी है। तो इसलिए उद्धव के लिए अगले 3 साल चुनाव चलाना या जीतना, अब पार्टी चलाना बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि 3 साल अगले कोई चुनाव नहीं है। और मुंबई, दूसरी बात है, मुंबई का कॉरपोरेशन आपको मालूम है कि देश के 10-12 राज्यों से भी इसका बड़ा बजट है, वहां से इनका बड़ा फाइनेंस निकलता था, मानो तिजोरी थी शिवसेना उठा के लिए। अब वो तिजोरी हाथ से निकल गई है। और दूसरी तरफ बीजेपी या बीजेपी की दोस्त जो एकनाथ की शिवसेना है वो इनको नोचेगी। और अपने वार्ड में अगर काम है तो उनके पास तो जाना पड़ेगा। तो उनको बचा के रखना, साथ में रखना उद्धव के लिए मुश्किल है, क्योंकि उद्धव लोगों से मिलते भी नहीं। बाला साहब दिन में कम से कम 9 से 10 घंटे लोगों से मिलते थे, बातें करते थे। मैंने उनको पूछा था एक बार कि आप थकते नहीं लोगों से बातें कर करके? तो बोलते थे, देख बाबू, बोले कि सबका काम नहीं होता, लेकिन मिला तो भी कुछ लोगों को अच्छा लगता है, तो क्यों कंजूसी दिखाए, 4 बातें कर लेते हैं ना। 90% लोगों का काम नहीं होता, और नहीं होगा तो भी बात बिगड़ती नहीं। वो बोलते कि कम से कम मिले तो, कम से कम मिले तो। सही बात। तो ये उद्धव को पता ही नहीं है। उद्धव अपने कारपोरेटर, अपने एमएलए, अपने पदाधिकारियों से भी नहीं मिलते। बाला साहब कम से कम हर दिन 600-700 लोगों से मिलते थे हर दिन। छोटी बात नहीं है। सुबह 4 बजे 4 घंटे और शाम को 6 घंटे, छोटी बात नहीं है। और ये दिन भर में 40-50 लोगों से भी मिलते नहीं, यानी घर वालों से मिलते हैं या जो उनके चमचे हैं उनसे मिलते हैं, लेकिन आम लोग जो होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उनसे नहीं मिलते। वो फर्क है, और वही इन्होंने पार्टी का नुकसान किया है। हालांकि जब गणेश चतुर्थी हो रहा था तो मैंने एकनाथ शिंदे जी के बारे में, जब लास्ट टाइम वो सीएम थे, सुना कि नहीं, अरे वो तो कल परसों की बात है। इनका एमएलए था हमारे परेल का जी, तो उसकी बेटी को टिकट चाहिए था, उद्धव ठाकरे ने नहीं दिया, तो वो नाराज था। तो
एकनाथ शिंदे उस एरिया में गए थे तो उनको पता चला कि दगड़ू सकपाल घर में है, तो वो उसको मिलने चले गए। वो तो इनके साथ के शिव सैनिक नहीं है, फिर भी मिलने गए क्योंकि आप सीनियर हो तो आपके पैर छूने आ गया, तो इमोशनल हो गया। तो वोटिंग के 2 दिन पहले उसने उद्धव का साथ छोड़कर यहां आ गया, तो बात समझो। और जब ये खबरें हुई तो खबर होने के बाद अपने पीए को उधर भेजा। उसकी तकरार इतनी थी, आप टिकट मत दो मेरी बेटी को, लेकिन मुझे फोन करके बताओ भाई इस समय तेरी बेटी को नहीं दे सकते, फोन तो करो। जिंदगी, अगर जिंदगी दी है, जेल गए शिवसेना के लिए, और आप उनकी कीमत इतनी भी नहीं करती कि भाई टिकट नहीं दूंगा, ना करने के लिए तो फोन करो। तो ये बाला साहब और उद्धव में फर्क है, और इसलिए अगले 3 साल निकालना उनके लिए सीधे साधी बात नहीं, बड़ी मुश्किल बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम प्रश्न लेंगे दर्शकों। वैसे तो बाला साहब ठाकरे जी नहीं थकते थे, लेकिन सत्य है कि इस आयु में गुरुदेव ने मेरा मान रखा और आज शो में आए हैं शिष्य के पास। 8 शो आज भाव किए हैं, तो मानना पड़ेगा कि ये बहुत मुश्किल है। तो मैं कुछ फटाफट प्रश्न ले लेता हूं। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और भाव के दोनों चैनल, मराठी चैनल का नाम आपको पता है और हिंदी का भी पता है, प्रतिपक्ष और प्रतिवाद, ये दोनों चैनल आपको सब्सक्राइब करना है। 4200 लोग लाइव देख रहे हैं, प्लीज अभिषेक तिवारी शो को भी सब्सक्राइब करें। बंगाल चुनाव में ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब और प्याली जी ज्वाइन बटन लेने के लिए। एक प्रश्न है भाई, बीजेपी का क्या ये 2029 का रिजल्ट है? 2029 में क्या महाराष्ट्र में ऐसा ही कुछ होगा? नहीं, वो उस समय के देखो टाइमलाइन पर बनता है, उस समय की सिचुएशन देखनी पड़ती है, वरना उद्धव ठाकरे हो जाता है। उद्धव ठाकरे ने 19 में जो गलती की उसके परिणाम भुगत रहे, ये बात होती है। अभी 5 साल आगे क्या होगा वैसा नहीं होता। विराट कोहली उतरेगा और 200 करके ही वापस आएगा, ऐसी हम अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन उसमें अगर गलती कर दी और 2 रन में आउट हो गए तो क्या करेंगे? इसलिए बॉलर कौन होगा, सिचुएशन बदलती रहती, ये बहुत फैक्टर ध्यान में लेकर प्रेडिक्ट करना पड़ता है। तो 29 के बारे में अभी से बोलना गलत होगा। नो मेजर गेन फॉर बीजेपी, थिन मेजोरिटी। यस, ओके, मुंबई में आपको लग रहा है थिन मेजोरिटी, मगर बाकी जगह तो पूरे महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप है। हम किसी चीज को एनालाइज जब करेंगे तो सिर्फ मुंबई पर रख के सोचेंगे, ये बेईमानी हो जाएगी इनके साथ, देवेंद्र जी के साथ। वो इसलिए क्योंकि देवेंद्र जी को ये कहा जाता था कि ये मास लीडर नहीं है अपोजिशन के द्वारा, और उन्होंने आज साबित किया कि पूरे महाराष्ट्र में चाहे मराठी वोटर हो, हिंदू वोटर हो, वो सब देवेंद्र जी के साथ हैं। ये बड़ा आउटकम है मेरे दृष्टिकोण में। भाऊ, आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो देखो, हमको घर में बैठे हुए कमेंट करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि हमें तो कुछ करना नहीं है। हमको अगर कल बोर्ड की परीक्षा में बैठने का समय आ जाए तो थिन मेजोरिटी का मतलब हमें पता चलता है, क्योंकि हम बोर्ड की परीक्षा से 40, 50, 20, 10 साल निकल चुके हैं। तो 35 मार्क भी आज की तारीख में मैं परीक्षा में बैठूं तो मिलना मुश्किल है। तो बोलने में अच्छा लगता है थिन मेजोरिटी है, ये है, वो है, हम 10 नहीं ला सकते। मेजोरिटी इज मेजोरिटी मानता हूं इलेक्शन में, मेजोरिटी है। 1 रन से जीतो या 200 रन से जीतो, फर्क नहीं पड़ता, जीत होती है। भाऊ, ये क्वेश्चन धमाकेदार है। भाऊ, क्या मुंबई का मेयर अब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट पे कमेंट करेगा ममदानी के स्टाइल में? नया भारत ये बनाने चले थे ना, मुंबई में भी वैसा बोलने वाला वो करेगा, वो करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है मालूम है, ये मीडिया इतना रास्ते पर कुत्ते भौंकते उसकी भी खबर बना देता है। तो उस पर क्या चर्चा करें? ये भी ठीक है। अब ये जो है वो मराठी में लिखा है, भाऊ जय महाराष्ट्र, जिल्हा पंचायत समिती निवडणूक लागली, भाऊ किती जिल्हा परिषद अध्यक्ष येणार बीजेपीचे? वो अच्छी संख्या में आएंगे, उस पर मैं बाद में बोलूंगा, क्योंकि आज इस पर है।
तो जिस ढंग से नगर परिषद, नगर पालिका, महापालिका और उसके बाद ये आ रहा है ना, ये भी एक स्ट्रेटेजी के तहत टाइम टेबल बना है, तो इसलिए उसके बारे में बाद में बोलेंगे, आज उसकी जरूरत नहीं है। मुंबई में मुस्लिम 35% से अधिक हो चुके हैं। हाँ, वो तो रिपोर्ट भी आई थी अभी टिस्का की। नहीं, दुबई में तो 90% है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने उधर मंदिर बनाया। नहीं, वो तो अलग केस है, वो तो मोदी जी ने वहां कलावा भी बनवा दिया। वो बहुत सारी चीजें होती है। अभिषेक जी, सिंधे गुट को सामना अखबार का कब्जा क्यों नहीं मिलता? सिंधे का नहीं, वो तो बाला साहब ठाकरे जी की विरासत है, ये तो आप ऐसे नहीं कह सकते ना। वो संजय नहीं, उससे क्या होगा यार, वो तो सेना भवन पर भी हक नहीं जताते ना, उसकी जरूरत क्या है? देखो, तुम्हारे हमारे जिंदगी में अहमियत किसकी है? देखो, ये बोतल हाथ में क्यों ना, अरे बोतल ले लो, उसके अंदर कोका कोला भी नहीं, पेप्सी भी नहीं, बोतल लेके करोगे क्या? लेकिन बोतल हमने हाथी आई, ये फुलिश आइडिया होती है, उसके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। आस्क भाऊ, नागपुर में मुस्लिम ने कांग्रेस को वोट किया, आपका क्या कहना है इस पे? बिग फैन ऑफ भाऊ। डेफिनेटली भाऊ के तो सभी नहीं, होता है, देखो हर जगह आहिस्ते आहिस्ते देखो, और 15 साल के बाद मुस्लिम सबसे बड़ा स्टॉन्च सपोर्टर बीजेपी का होगा। अच्छा, तो ये जैसे समय बदलता जाता है, वैसा वैसा वोटर भी बदलता जाता है। अगर कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं रहा तो मुस्लिम भी एक वोट बैंक बीजेपी की बन जाएगी। मुझे उसका डर है कि बाद में बीजेपी भी सेक्युलर ना बन जाए वोट बैंक के लिए। अभी मैं उस पे आने वाला हूं, उस पे एक क्वेश्चन आ गया है। अभिषेक जी, उद्धव कब तक संजय को झेलता रहेगा? संजय राउत ने शिवसेना को अंदर से चाट लिया, खा गया। नहीं, वो तो नेपोलियन बोलता है, जो आत्महत्या करने निकला है उसको ब्रह्मदेव भी नहीं बचा सकता। वो भी ठीक है। तिवारी जी, यूजीसी पर क्या कोई वीडियो लेकर आएंगे? अजीत भारती का वीडियो देखने के बाद बिल्कुल दिमाग खराब हो गया। देखिए, यूजीसी पर आज सुबह 9:30 बजे मैं वीडियो लेकर आ चुका हूं, तो आपने नहीं देखा, ये आपकी गलती है। लाइव सेक्शन में वीडियो पड़ा हुआ है। अब भाव से चूंकि वो क्वेश्चन आया हुआ है, उसी से रिलेटेड, वाई बीजेपी हेट अपर कास्ट हिंदू, भाऊ जय श्री राम, बिग फैन। ये यूजीसी में जो बदलाव हुआ है, जिसको लेकर के आपका क्या कहना है? बीजेपी किसी को हेट नहीं करती। आप अखबार ज्यादा पढ़ते होगे, चैनल देखते होगे, तो ये झगड़े लगाने की कोशिश में लगे रहते कि देखो इससे इसका झगड़ा है, देवेंद्र और एकनाथ एक साथ नहीं बैठते। ये सब खबरें फैलाई जाती है आपका दिमाग बिगाड़ने के लिए। तो ऐसी खबरें अगर हजम नहीं कर सकते तो देखना बंद करो, क्योंकि ये सिर्फ चुगली करने जैसी खबरें होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। नहीं, ये यूजीसी के अंदर जो मैंडेट्स है इक्विटी कमिटी को लेकर के, उससे संभवतः प्रश्न था। शायद भाव ने उस प्रश्न को या फिर उस चैप्टर को, चूंकि महाराष्ट्र का इलेक्शन था, तो देखा भी नहीं है। तो इस कारण मैं इस प्रश्न का उत्तर दे देता हूं, ठीक है, आपको बाद में। भाई ठीक है, ये हो गया। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। डू यू थिंक राज ठाकरे हैड चांस टू टेक मराठी हिंदुत्व स्पेस विच शिंदे हैज टेकन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसको काम करना है तो कोई भी, मैं ले सकता हूं ना। अगर मुझे काम करना है, कोई भी ले सकता है। राज ठाकरे क्यों? बाला साहब ठाकरे नेता बाद में बने, पहले कार्टूनिस्ट थे, वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। जब उन्होंने मराठी का इशू ले लिया तो फॉलोअर्स ने उनको नेता बना दिया। सही बात। जन्म से कोई नेता नहीं होता, और इसलिए तो राहुल गांधी पब्लिक को अपने साथ नहीं ले जा सकते। यही तो बात है ना। चलो, चलिए, आज के संस्करण में इतना ही। भाव से मैंने 30 मिनट का ही समय मांगा था और 34 मिनट हो गए। 8 शो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो भाव, चरण स्पर्श, हर हर महादेव।